प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स की यूनिट ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। और इस यूनिट का आज एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम लेने जा रहे हैं। वो आर्टिकल ये है डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कि डी ब्रोगली वेव इक्वेशन क्या है, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या थी। यानी कि ये हाइपोथेसिस वर्ड आते ही आपके दिमाग में कुछ एक बात आई। हाइपोथेसिस क्या होती है? वो उसके अपने विचार होते हैं जिसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं होता। देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं। आपने अभी अभी ऑप्टिक्स पढ़ी है, जिसमें आपने देखा कि लाइट के कुछ फिनोमिना हैं, जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है। ये हमने वेव थ्योरी को लेकर के एक्सप्लेन किए हैं। नेचर से लाइट के ये फिनोमिना एक्सप्लेन होते हैं। लेकिन अभी इसी यूनिट में आपने कुछ फिनोमिना पढ़े हैं ना? क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, या फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस वगैरह आप आगे पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। वो कैसे एक्सप्लेन होते हैं? वो पार्टिकल नेचर, उसमें हमने क्या लिया था? फोटोन लिया था। अब वेव नेचर भी, पार्टिकल नेचर भी कुछ हजम नहीं हो रही है बात कि रेडिएशन तो वही है, लाइट तो वही है, लेकिन कुछ फिनोमिना वेव नेचर से एक्सप्लेन हो रहे हैं और कुछ फिनोमिना पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन हो रहे हैं। तो आखिर ये रेडिएशन है कैसी? इसका तो सीधा मतलब है कि रेडिएशंस कैसी है। अब एक चीज को तो हटा नहीं सकते, हम ये नहीं कह सकते ये पार्टिकल नेचर ही है खाली, या फिर ये वेव नेचर ही है। इन दोनों से तो एक ही बात आती है कि लाइट की वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर है, यानी कि ड्यूअल नेचर हो गई। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, कि मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को अच्छा कार्य करते देख रहे हैं, तो वो व्यक्ति को आप कैसा कहोगे? आप कहोगे ये व्यक्ति तो बहुत अच्छी नेचर का है। लेकिन इसके बाद एक और व्यक्ति है जो उसी व्यक्ति को लड़ते झगड़ते करते हुए, मारा पीटी करते हुए देख रहा है। वो आकर के कहता है कि इस व्यक्ति की तो, ये व्यक्ति तो बहुत बेकार है, इसकी तो स्वभाव बहुत बेकार है। अब बताइए, व्यक्ति एक ही है, आप सही हैं या फिर वो दूसरा व्यक्ति सही है? दोनों ही सही हैं, क्योंकि दोनों ने अपनी अपनी जगह उसको देखा है और एक कंक्लूजन पर पहुंच गए। एक ने कहा ये गलत नेचर का है, दूसरे ने कहा ये बहुत अच्छे स्वभाव का है। ठीक ऐसे ही लाइट की भी ड्यूअल नेचर होती है। तो ये डी ब्रोगली कौन था? ये तो आप जानते ही हैं। ये एक फ्रेंच फिजिस्ट था, लुइस डी ब्रोगली इनका पूरा नाम है। और 1924 में उन्होंने ये हाइपोथेसिस दी। और फिर उनसे एक क्वेश्चन और किया गया कि भाई फोटोन में ऐसा क्या है? उसकी वेव नेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसमें होती हैं। तब डी ब्रोगली ने 1924 में कहा कि फोटोन ही नहीं, कोई भी मेटेरियल पार्टिकल जब वो मूव करता है तो उसमें वेव कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। अभी हम प्रूव भी करेंगे इसको मैथमेटिकली, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन को, और फिर ये देखेंगे कि वो डी ब्रोगली वेव जो है वो ग्राफिकली कैसी होती है और उसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू, ये लिख दीजिए प्यारे बच्चों, इस तरह से आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द डी ब्रोगली वेव इक्वेशन एंड डिराइव इट, तो फिर आपको यहां से शुरुआत करना होगा। डी ब्रोगली लाइक रेडिएशंस, ये तो पता चल गया कि रेडिएशंस की ड्यूअल नेचर होती है। उन्होंने कहा लाइक रेडिएशंस
कोई भी एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद ए वेव। डी ब्रोगली ने कहा उस वेव को कहा जाएगा मैटर वेव और या फिर डी ब्रोगली वेव, द वेव, एंड इट इज कॉल्ड, आप मेरे साथ साथ लिखते जाइए, 44 की बात चल रही है अभी, इज कॉल्ड मैटर वेव। इसे उन्होंने क्या कहा भाई, ये मैटर वेव। और मैटर वेव क्यों, उनके नाम के आधार पर इसे डी ब्रोगली वेव भी कहेंगे, डी ब्रोगली वेव भी कहेंगे। और अब वो वेव है तो उसकी अपनी एक वेवलेंथ भी होगी, उस वेवलेंथ को हम डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं। द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेव इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ। और वो जो इक्वेशन देंगे ना उसे कहा जाएगा डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। द इक्वेशन इज कॉल्ड, इक्वेशन इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। और वो डी ब्रोगली वेव इक्वेशन क्या है प्यारे बच्चों, को मैं बता भी देता हूं आपको, दैट इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ये है जहां h आप जानते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट है, m उस पार्टिकल का मास है और v उसकी वेलोसिटी है जिससे वो मूव कर रहा है, और m इंटू वी क्या हो गया उसका प्यारे बच्चों, मोमेंटम हो गया। इतनी बात बता दी। और आप जानते ना, जैसे ही ये कहा तो लोगों ने क्वेश्चन कर दिया, आप ये कैसे कह सकते हैं, क्या आपके पास कोई सबूत है, क्या कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है या कुछ है। डी ब्रोगली के पास उस समय यानी कि 1924 में ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि ये मेरी हाइपोथेसिस है। क्या अगर आपसे अलग से कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या है, कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है, इसलिए इसे हाइपोथेसिस कहा गया। बस अगर तो हाइपोथेसिस पूछते हैं जब तो हमारी काम यहीं पर पूरा हो जाता है। और जब आप भी ये कहोगी ये तो मेरा अपना विचार है, तो फिर आपसे कोई सबूत नहीं मांगेगा किसी भी चीज़ के, फिर वो कह दो ये मेरी कल्पना समझ लीजिए, मेरी हाइपोथेसिस समझ लीजिए, लेकिन है तो ये सच ना। क्योंकि जब फोटोन की ड्यूअल नेचर हो सकती है तो फिर पार्टिकल की, क्योंकि प्यारे बच्चों ये प्रकृति का नियम है, नेचर लव्स सिमेट्री, नेचर लाइक्स इक्वलिटी। भाई फोटोन में ऐसा क्या है कि इलेक्ट्रॉन में नहीं, इसी से उन्होंने ये बिल्कुल सपोज कर लिया कि जब फोटोन के साथ ये हो सकता है, उसकी ड्यूअल नेचर हो सकती है, जब वो मूव कर रहा है तो उसकी वेव की तरह बिहेव कर रहा है, तो फिर हमारा मेटेरियल पार्टिकल क्यों नहीं। यही तो है हाइपोथेसिस। ये बात दूसरी थी कि उस समय उनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था, लेकिन इस चीज को प्यारे बच्चों आगे चल के 1927 में इस यूनिट के एंड में आप देखेंगे डेविसन एंड गर्मर ने एक अपना एक्सपेरिमेंट किया और इस डी ब्रोगली वेव इक्वेशन को एक एक्सपेरिमेंटल आधार दिया, यानी इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया। फिर लोगों ने माना कि डी ब्रोगली सही कहता था कि एवरी मूविंग मैटेरियल पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद ए वेव। वो अब हाइपोथेसिस नहीं रह जाएगी, अब वो क्या हो गई, अब वो एक नियम बन गया है, एक लॉ बन गया है जिसका अपना एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी है। और इसीलिए 1929 में प्यारे बच्चों डी ब्रोगली वेव इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए लुईस डी ब्रोगली को नोबेल प्राइज मिला इसी डेवलपमेंट के लिए। जो पहले क्रिटिसाइज कर रहे थे बाद में माना और फिर अप्रिशिएट किया। यही तो प्रकृति में होता है। सबसे पहले जब भी कुछ आप नया करेंगे लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे और कहेंगे कि ये ऐसे ही बोल रहा है, फालतू की बातें कर रहा है और ये कुछ कर ही नहीं सकेगा। यही नियम है, लेकिन आप लगे रहिए
ऑनेस्टली जब आप अपने काम को करते हैं, आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे लोग उस बात को मानने लगते हैं और उसके बाद अवार्ड मिलने लगते हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसे प्रूव करेंगे मैथमेटिकली। करने के लिए पहले हम फोटोन की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, द एनर्जी ऑफ द फोटोन क्या होती है बताइए? द एनर्जी ऑफ फोटोन इज, बता दी, आप पढ़ चुके हैं। पहले हमने आपको जब फोटॉन्स के बारे में बताया था तो उस समय बताया था E इक्वल टू एच म्यू, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो म्यू होती है ये किसके बराबर होती है? फ्रीक्वेंसी c बाई लेमडा। इसलिए इसको, इस एनर्जी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एच सी बाई लेमडा। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, जहां h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। लिख लीजिए इसे, क्योंकि पेपर में हमें लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। जब आप पेपर में कुछ लिखें ना, तो ये बात मान के चलिए कि जो पेपर चेक कर रहे हैं ना, उसको कुछ नहीं पता, तभी आप अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। यूँ नहीं है कि ये तो नॉर्मल बात है, ये तो सबको पता ही होता है। अरे पता तो सबको है, लेकिन आपको पता है या नहीं है, ये तो आप वहाँ जब लिखोगे तो ही तो पता चलेगा, और तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप ज़्यादा मार्क्स लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं दूसरों से हट के लिखें, दूसरों से बढ़िया लिखें, दूसरों से ज़्यादा स्कोरिंग करें, तो फिर दूसरों से अच्छा लिखना भी तो पड़ेगा। तो वो सारी बातें उससे समझाते हुए चलिए, यानी कि वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। खैर इसकी वैल्यू हम बाद में जाने। एक तो प्यारे बच्चों ये बात होगी, इक्वेशन 1 हमारे पास आ गई। एक और बात है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन। प्यारे बच्चों जानते हो एनर्जी कितनी होती है? पता है आपको, E बराबर mc²। बिल्कुल सही। देखिए ये हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से निकाला, ये हमने आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है, तो फिर जाहिर है उनका राइट साइड भी बराबर ही होगा। ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2, इन दोनों इक्वेशंस को आप इक्वेट कर दीजिए। वी राइट, प्यारे बच्चों देखिए इन दोनों इक्वेशंस को जो हम इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हम देखेंगे एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू mc²। सिंपल, देखिए लेफ्ट बराबर तो फिर राइट भी बराबर होगा। अब देखिए भाई c तो कैंसिल हो जाएगा, होगा ही कैंसिल, तो फिर बाकी की जो चीजें हैं वो लिख लेता हूं मैं। ये हो गया लेमडा इज इक्वल टू, मैं लेमडा को, ये जो हमारा है इसको हम राइट साइड में ले गए और mc को नीचे की तरफ ले आते हैं लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा mc। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। लेकिन ये किसकी इक्वेशन है? ये तो फोटोन के केस में है ना भी, हमने फोटोन की एनर्जी लेके चले थे, फोटोन का ये मास है, वेलोसिटी ऑफ लाइट भी फोटोन की ही है, और ये फोटोन के लिए वेव इक्वेशन आ गई। लेकिन आप कहेंगे कि सर ये डी ब्रोगली वेव इक्वेशन है क्या? फोटोन के लिए है, लेकिन डी ब्रोगली ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि नेचर लव सिमेट्री, कि प्रकृति में सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कि फोटोन अलग और मेटेरियल पार्टिकल अलग। उन्होंने कहा कि दिस इक्वेशन किसके लिए है? दिस इक्वेशन इज फॉर फोटोन, बट दिस इक्वेशन इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर एवरी मूविंग मेटेरियल पार्टिकल। एंड दैट इक्वेशन, ये देखिए, जो उस मेटेरियल पार्टिकल के लिए होगी ना, वो एक्चुअल में है डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। तो मैं फिर बात बताता हूं, यानी कि दिस इक्वेशन इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर ए मूविंग पार्टिकल। अब हम मूविंग मेटेरियल पार्टिकल की बात करते हैं। पार्टिकल
ऑफ मास m मूविंग, और किससे मूव कर रहा है? मूविंग विद वेलोसिटी। मुझे पता है कि आप साथ साथ लिख रहे हैं। जो स्टूडेंट्स गुरुजनों का कहना मानते हैं ना, वो साथ साथ लिख रहे हैं। देखिए, जो कहना मानेंगे उन्हीं की ज़्यादा स्कोरिंग होगी, और जो जिन्होंने कहना मान रखा है ना, उन्होंने तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर के, नाम पता ही है, बेल आइकॉन भी प्रेस कर रखा है, और अच्छा लग रहा है तो साथ साथ में लाइक भी कर रहा है, करेगा, क्योंकि वो मान रहा है। जैसे मानेगा तो वो लिख रहा है, नोट्स बना रहा है। जो लोग नहीं मानते उनके लिए डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो नोट्स भी हैं। तो ठीक है, मूविंग विद वेलोसिटी v। अब देखिए, मान लो उस पार्टिकल का मास m है और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो फिर ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? दिस इक्वेशन बिकम्स h अपॉन mv। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेव इक्वेशन और मैटर वेव इक्वेशन, एंड दिस वेवलेंथ इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब ये इक्वेशन आ गई है, इसकी सहायता से प्यारे बच्चों कई बातें और आप लिख सकते हैं, जान सकते हैं, जो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में पूछेंगे। 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेंगे, मैं उनको भी डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, जानते ही हैं, m मास ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल एंड v इज द वेलोसिटी बाय विच दैट पार्टिकल मूव्स। सीधी बात। चलिए, आप थोड़ी थोड़ी पॉइंट्स, अब हमने क्या क्या पॉइंट नोट किए हैं। नंबर 1, एक पॉइंट तो देखिए प्यारे बच्चों, यहां से देखिए, अगर मैं वेलोसिटी को 0 कर लूं, यानी वेलोसिटी 0 का मतलब क्या है कि पार्टिकल रेस्ट में रुक गया है, चल ही नहीं रहा है, तो फिर ये इक्वेशन क्या देगी? ये देखिए, इक्वेशन 4 यानी कि हमारी डी ब्रोगली वेव इक्वेशन गिव्स, क्या दे रही है? देखिए, बिल्कुल आसान सिंपल सी बात। जब यहां 0 रखेंगे तो लैम्डा कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों? आप कहेंगे सर ये तो इनफाइनाइट होगी। किसी वेव की वेवलेंथ इनफाइनाइट है, इसका मतलब उसमें वेव कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है ही नहीं। रेस्ट में है पार्टिकल, ये पेन रेस्ट में है, इसमें वेव कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, यानी कि। और फिर देखिए, अगली बात करते हैं कि अगर v को हम बढ़ा दें और बढ़ाते बढ़ाते इनफाइनाइट कर दें, जस्ट इस मैथमेटिक्स में v को इनफाइनाइट कर दें, तो फिर लैम्डा कितनी हो जाएगी? उस केस में लैम्डा बिकम्स इक्वल टू 0। यहां से एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि कोई पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो कोई वेव उसके साथ एसोसिएट नहीं करती। पहला ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यही मिल गया कि सिर्फ मूविंग मैटेरियल पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद दी डी ब्रोगली वेव। पहला कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आ गया है, और वो क्या है? लिख लीजिए, ओनली, यानी मूविंग मैटेरियल पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद डी ब्रोगली वेव। पहला पॉइंट तो प्यारे बच्चों हमें समझ में आ गया। अब यहां पर देखिए, ये एक पार्टिकल है, रेस्ट में है, कोई वेव एसोसिएट नहीं करता। ये पेन है, इसकी एग्जैक्ट पोजीशन आप बता सकते हैं कि ये यहां है, लेकिन जैसे ही ये पेन मूव करने लगेगा, अब आप नहीं बता सकते कि पेन की एग्जैक्ट पोजीशन इस समय कहां है किसी पर्टिकुलर टाइम। आप कहेंगे सर ये यहां से और यहां इनके बीच में कहीं है। ठीक ऐसे ही जब ये पार्टिकल मूव करता है, ये देखिए, तो क्या होता है कि इसकी ये जो पोजीशन है ना, वो हम एग्जैक्ट नहीं बता पाते। पार्टिकल प्यारे बच्चे, तो इस पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है वो नहीं पता चला, उसमें अनसर्टेनिटी है, और उसी अनसर्टेनिटी इन फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल दैट इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ के बराबर है। ये एक इसका सिस्टमेटिक डायग्राम है, किसका? डी ब्रोगली वेव का।
दूसरा पॉइंट मैं यही लिख रहा हूं यहां पर, ये देखिए नंबर 2 पर, कि दी अनसर्टेनिटी इन फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ पार्टिकल is equal to the wavelength of de Broglie wave। ये बात भी आपके समझ में आ गई। एक और पॉइंट प्यारे बच्चों जो अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है, क्या कि ये जो पार्टिकल है ना, ये कैसा होना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये चार्ज पार्टिकल हो या अनचार्ज पार्टिकल हो, इससे इस पर कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्टिकल में भी चार्ज और अनचार्ज। लेकिन एक चीज और आपने देखी थी कि जब कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है, मूव करता है, तो क्या पैदा होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होती हैं। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए पार्टिकल का चार्ज होना जरूरी है, लेकिन डी ब्रोगली वेव्स के लिए पार्टिकल का चार्ज होना जरूरी नहीं है। इसका सीधा मतलब ये हो गया कि भाई डी ब्रोगली वेव जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की नहीं है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि डी ब्रोगली वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, एक्सप्लेन है। द पार्टिकल में भी भाई वो बस मूव करना होना चाहिए, चलता हुआ होना चाहिए। चार्ज है या अनचार्ज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मे बी चार्ज और अनचार्ज। सो बट आप ये भी लिख सकते हैं डी ब्रोगली, सो डी ब्रोगली waves are not electromagnetic in nature because electromagnetic waves produced due to the motion of the charged particle। तो प्यारे बच्चों देखा आपने, आपसे सवाल सीधा पूछा गया था व्हाट इज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। आपने सीधा सा जवाब दे दिया कि जस्ट लाइक टू द रेडिएशंस एवरी मूविंग मेटल पार्टिकल्स आल्सो हैव ड्यूअल नेचर एंड द वेव एसोसिएटेड दैट मूविंग मेटल पार्टिकल इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेव और मैटर वेव एंड दैट इक्वेशन इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। और फिर उसको प्रूव कर दिया और लास्ट में उससे जो छोटे छोटे कंक्लूजन्स मिले वो भी लिख दी। आपने ये भी कह दिया कि पार्टिकल का मोशन में होना जरूरी है, क्योंकि कोई जो पार्टिकल रेस्ट में है ना वो ब्रोगली वेव एसोसिएट नहीं करता, और पार्टिकल का चार्ज होना जरूरी नहीं है, इसलिए डी ब्रोगली वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की भी नहीं होती। तो प्यारे बच्चों लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डी ब्रोगली वेव इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके लिए लुईस डी ब्रोगली को नोबेल प्राइज मिला था। एग्जाम में भी पूछा जाता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको इन चैनल्स के साथ, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा। और अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, ताकि दूसरों के पास जो आपके दोस्त हैं वो भी इसका फायदा उठा सके, क्योंकि कहा है ना, कर भला तो हो भला। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ। तब तक आप बहुत अच्छी तैयारी करते रहिएगा और अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।